इंडिया पाकिस्तान मैच के दौरान देश विरोधी नारे लगे थे, वहां पर कार्रवाई की जा रही है। एमओएस होम के नाते आप कैसे देखते हैं? क्या जानकारी मिली सर? क्या क्या नहीं, देखिए, हिंदुस्तान में रहते हुए अगर भारत के विरोधी अगर कोई घोषणा देता है तो मेरे ख्याल से जो कार्रवाई हुई है योग्य कार्रवाई हुई है, और भविष्य में अगर ऐसे प्रयास अगर कोई दूसरे भी करते हैं तो उनके ऊपर भी ऐसी ही कड़क कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई अपने देश के विरोध में कोई घोषणा देता है तो उसके लिए जो कानून है वो अपनाया जाएगा, वो उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा और उसके ऊपर कड़क कार्रवाई ऐसी की जाएगी। वहाँ पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या यूपी पैटर्न हम महाराष्ट्र में अप्लाई करेंगे? देखिए, यूपी पैटर्न है या नहीं है इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं फिर से वही दोहराऊंगा कि इस हिंदुस्तान में रहते हुए अगर हिंदुस्तान के अगेंस्ट अगर कोई घोषणाएं देगा तो उसके ऊपर ऐसी ही कड़क कार्रवाई भविष्य में देखी की जाएगी। पता चला है ये कौन है, कुछ बैकग्राउंड पता चला है, लोकल अधिकारी पुलिस अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई हो तो? नहीं, मेरे अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन ज़रूर इसकी इन्वेस्टिगेशन तो होगी कि पाकिस्तान के लिए अगर इतना प्यार अगर उमड़ रहा है तो ये व्यक्ति कौन है, कितने सालों से वहाँ पे रह रहे हैं, उनका वो इंडिया के रेसिडेंस है या नहीं, ये सब इन्फॉर्मेशन तो ली जाएगी और पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू दिखाई दे रहा है, दूसरे जो आक्रोश है लोगों में, इस तरह की बातें, वहाँ पे बाइक की रैली निकाली गई है पुलिस स्टेशन तक, तो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए क्या कुछ व्यवस्था वहाँ पर की जाएगी और जो लोग पीछे हैं क्या? नहीं, आपके माध्यम से मैं तमाम वहाँ के सब रहवासियों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, जो कार्रवाई की गई है वो देशद्रोही मतलब भारत के विरोध में अगर कोई बोलता है तो वो बिल्कुल देशद्रोही है, और अगर उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई की गई हो तो उसमें अगर उसके डिफेंस में अगर कोई आता है तो आप उन्होंने जो देशद्रोही वहाँ पे जो घोषणाएं की है उसका आप समर्थन कर रहे हो। तो मेरी सबसे विनती है कि कायदा सुव्यवस्था का प्रश्न वहाँ पे सवाल नहीं पैदा हो, इसलिए ये कार्रवाई की गई है। और आगे आपका जो भी कहना है आप आगे आइए, आप पुलिस स्टेशन में जाइए, आपके डिफेंस में जो भी आपका कहना है वहाँ पे आप बोल सकते हो। और अगर आप रास्ते पे उतरोगे तो ज़रूर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का अगर क्वेश्चन तैयार होगा तो वहाँ पे आगे कार्रवाई हमको करनी पड़ेगी। तो मेरा आह्वान रहेगा आपके माध्यम से कि आप जो भी आपका कहना है आप पुलिस स्टेशन में जाइए, आपका जो भी कहना है वहाँ पे आप प्रेजेंट कीजिए। और सर, एक तरफ मालवन की घटना है, वहीं देखिए नांदेड़ का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। सैयद मोईन एआईएमआईएम के नेता है, इनका जो 15 मिनट वाला बयान था इन्होंने दोहराते हुए ये भी कहा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी का मैं गुलाम हूँ। तो एक तरफ मालवन की घटना, दूसरी तरफ इस तरफ का बयान, क्या कार्रवाई होगी? क्या इस तरह के बयानों पर कोई रोक लगेगी? देखिए, एआईएमआईएम ने आज तक हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान के ऊपर प्यार करने वाले मुसलमानों के अगेंस्ट उन्होंने हमेशा हेट्रेड ही भरी है। उनका जो पॉलिटिक्स का तरीका है वो हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिम जो भी हमारे भाई बंधु हैं उनमें भारत के बारे में हेट्रेड तैयार करना, उनमें गुस्सा तैयार करना, ये उनका पहले दिन से काम रहा है। तो मेरे ख्याल से ऐसे बयानों को हम दुर्लक्ष्य करते हैं, लेकिन अगर ऐसे बयान करने से किधर लॉ एंड ऑर्डर का अगर कोई इशू अगर हो जाता है तो उस व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल पकड़ के जरूर हम कार्रवाई करेंगे। एक स्टेटमेंट दिया है कि जो उद्धव ठाकरे के साथ जब उनको कोई पद चाहिए, शिवसेना में जब उद्धव ठाकरे का जब आपको कोई पद चाहिए तो आपको गिफ्ट देना पड़ता है। उनकी स्टेटमेंट को कितना सच मानते हैं? बदले पद मिलने की बात, मेरे ख्याल से इसकी पुष्टि हमारे शिवसेना के सीनियर लीडर है सम्माननीय रामदास कदम जी है, जो मेरे पिताजी है, तानाजी सावंत है, उसके बाद में प्रताप जी सरनाइक है, उसके बाद में ऐसे अनेक लीडर्स है। मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलेगी कि किस किस तरीके के गिफ्ट्स मांगे गए, कौन कौन गिफ्ट देता है, तो वहाँ पे उनको टिकट कैसे मिलते हैं। विधानसभा का अगर टिकट चाहिए तो उसका रेट कार्ड अलग होता है, लोकसभा का टिकट का रेट कार्ड अलग होता है, मुंबई के कॉरपोरेशन के टिकट का रेट कार्ड अलग होता है।
फिर मेरे ख्याल से ये तो उद्धव जी का पिछले 15-20 साल से उनका ये पॉलिटिक्स का तरीका है, और इसी से फ्रस्ट्रेट होके बहुत सारे शिवसैनिकों ने आज उनकी साथ छोड़ी है। आज एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में टिकट देते वक्त सिर्फ एक ही चीज़ देखी जाती है, विनिंग मैंडेट है कि नहीं और वो सच्चा शिवसैनिक है कि नहीं, ये दो ही चीज़ें देखी जाती है। क्या आप उनके साथ थे सर? क्या आपके साथ ऐसे वाकई हुआ है या आपने कभी इस बारे में सुना है किसी प्रकार का? देखिए अभी जो इतिहास के जो पन्ने पलट चुके हैं वो फिर से वो हमें खोल के देखने नहीं है। तो मेरे ख्याल से अभी हम आगे देख रहे हैं, अभी महाराष्ट्र का डेवलपमेंट कैसा हो, हमारा कॉन्सेंट्रेशन उस पर है। सर, सीएम और डीसीएम को लेकर एक टसल है, इस तरह के जो है आरोप लगाए जा रहे हैं, खुद ही दिख भी रहा है, जिसमें कई ऐसे पुराने मामले की जांच हो रही है या खासतौर पर ओएसडी की नियुक्ति। देखिए आज चीजें हैं जिसको लेकर सीएम डीसीएम में टसल चल रहा है। एकनाथ शिंदे साहब ने पहले ही क्लियर कर चुके हैं। जब भी शिंदे साहब सीएम थे तभी फडणवीस साहब डीसीएम थे, तभी भी उन दोनों के बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था और जो भी डिसीजन होते थे वो जॉइंटली होते थे। और आज फडणवीस साहब सीएम है और एकनाथ शिंदे साहब डीसीएम है, आज भी दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में पुणे में आपको पता है कि देश के गृह मंत्री अमित भाई जी की देखिए वो भी आए थे महाराष्ट्र में, और तभी भी सब साथ में थे। अमित भाई जाने के बाद एकनाथ शिंदे साहब ने और फडणवीस साहब ने दोनों ने ट्रैवल पुणे से मुंबई भी साथ में किया, एक ही प्लेन में दोनों आए थे। मेरे ख्याल से दोनों में अच्छा खासा भाईचारा, आप क्यों उसमें आग लगा रहे हो? तो मेरे ख्याल से अच्छा कोऑर्डिनेशन चल रहा है और यही कोऑर्डिनेशन आगे भी बरकरार रहेगा। लैंग्वेज की बात करें तो जिस तरह से एमएसआरटीसी और कर्नाटका की जो स्टेट बसेस हैं वो बंद की गई हैं, उसको लेके मार्शल डिप्लॉय करने की बात ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने की है। एमओएस होम आप किस तरह से देख रहे हैं और जो पैसेंजर्स हैं उनकी सिक्योरिटी का हाल किस तरह से देखा जाएगा? देखिए महाराष्ट्र की जनता क्योंकि जो बॉर्डर के गांव है बिजनेस रिलेटेड या फिर पर्सनल रिलेशन के लिए वो बॉर्डर में वो ट्रैवल करते रहते हैं, और ये ट्रैवल करते वक्त उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी कर्नाटका सरकार की भी है। लेकिन अगर वो उनको प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं तो ज़रूर हमारी सरकार उनको प्रोटेक्शन देगी। परिवहन मंत्री प्रताप जी सरनाइक जी ने भी इसके ऊपर मेरे ख्याल से स्टेटमेंट दे चुके हैं, और गृह डिपार्टमेंट मतलब होम डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट साथ में मिलके महाराष्ट्र की जनता की प्रोटेक्शन के लिए जो करना चाहिए, जो ज़रूरी है वो करेगी। ओबीसीडी की बात करें, मोटापे को लेकर मुहिम शुरू की है, लगभग विपक्ष की बात करें, कई सेलिब्रिटी की बात करें, कई बड़े उद्योगपति उन्होंने जोड़ा है। इस मुहिम को किस तरह देखिए जो प्रधानमंत्री ने शुरू किया मोटापे को लेकर? नहीं, मैं एक बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। जब भी आदरणीय पीएम सर जब महाराष्ट्र आए थे और जब भी सब एमएलए से उन्होंने बातचीत की थी, तभी ये बहुत ही महत्व का मुद्दा उन्होंने तभी सब एमएलए को बताया था कि सब एमएलए को और सब लोक प्रतिनिधि को अपनी और अपनी कुटुंब की स्वास्थ्य की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। स्पेशली जो अबाव 40 एमएलएज है, उन्होंने पॉलिटिक्स में काम करते वक्त खुद का स्वास्थ्य रखना चाहिए और रेगुलरली हर एक 6 महीने में आपकी बॉडी चेकअप कराओ, आप ब्लड टेस्ट कराओ। ये खुद तभी पीएम सर ने हम सब लोग को इंस्ट्रक्शन दिए थे। इसलिए मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स में काम करते वक्त ज़रूरी है कि आप अपना हेल्थ संभालें, और महाराष्ट्र में हेल्थ अवेयरनेस बिल्कुल ज़रूरी है। सर, इंडियाज गॉट लेटेंट मामले में कल रणवीर लाबादिया से लेकर सबका बयान दर्ज हुआ है। रणवीर ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। क्या इस मामले में आगे की कार्रवाई किस तरह से होम डिपार्टमेंट देगा? उसमें जो भी कायदे के हिसाब से जो भी कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई होगी। भानगडमध्ये ज्या पद्धतीने घटना घडली, पाकिस्तानच्या बाजूने घोषणा दिल्या गेल्या, कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, कशा पद्धतीची कारवाई ती केली जाणार आहे, कोण लोक होते याची माहिती घेतली? हे बघा, हिंदुस्थानामध्ये राहून पाकिस्तानाच्या जर का जिंदाबादच्या घोषणा होत असतील तर त्या अजिबात सहन केल्या जाणार नाहीत। अशा कोणाही व्यक्तीला कुठल्याही बाबतीमध्ये समर्थन दिलं जाणार नाही आणि त्यांच्यावरती अशाच पद्धतीने कडक कारवाई ही केली जाईल। आपल्याला जर का पाकिस्तानवरती जर का प्रेम असेल तर आपण हसत खेळत आपण पाकिस्तानामध्ये जाऊन तिकडे राहावं। हिंदुस्थानामध्ये राहून पाकिस्तानाच्या घोषणा इथे सहन केल्या जाणार नाहीत आणि देशद्रोहाचा गुन्हा हा त्यांच्यावर दाखल केला जाईल। तर दुसरीकडे
नीलम गोऱ्हेंचं जे वक्तव्य होतं कालचं संमेलनातलं त्याचं सर्व स्तरावरनं टीका होते. आपण कसं पाहता, ज्यांनी ती बोललेली आहे ती पदाच्या बदल्यात 2 मर्सिडीज दिल्या जातात, काय वस्तुस्थिती आहे नेमकी? बघा, मी जवळपास 8 ते 9 वर्ष युवा सेनेमध्ये काम केलं. त्यानंतर 2016 पासून माझ्या दापोली मतदारसंघात सक्रिय झालो. जवळपास 12-15 वर्ष मी स्वतः उद्योजींचं कार्य आणि ते कार्य मी जवळनं पाहिलं. माझ्या अगोदर जवळपास गेली 50 वर्ष सन्माननीय रामदास भेंडे म्हणजे माझ्या वडिलांनी ते कार्य पाहिलेलं आहे. शिवसेना वरिष्ठ नेत्या म्हणून अनेक गोष्टी आहेत ज्या नक्कीच त्यांच्याकडे आहेत मातोश्रीच्या बाबतीमध्ये, पण आजपर्यंत आम्ही त्या कधी खुल्या केल्या नाही. कारण शेवटी आमच्या राजकारणाला आम्ही एक पातळी ओळखून आहोत. परंतु तिकीट वाटपासाठी किंवा एखाद्या व्यक्तीला जर का विधानसभेची तिकीट हवी असेल तर तिथला त्या मतदारसंघामध्ये राबणाऱ्या शिवसैनिकाला ते कधी विचारत नव्हते. परंतु एखादं तिथे चांगलं गिफ्ट आणून दिलं की लगेच त्याला तिकीट जाहीर व्हायची किंवा लगेच त्याला तिकीटं दिली जायची आणि तिथे मेहनत घेणाऱ्या शिवसैनिकाला तिथे किंमत नव्हती. आणि म्हणून मला वाटतं अशा पद्धतीचं राजकारण अनेक वर्ष आम्ही तिथे पाहिलं आहे. माझ्यापेक्षा जास्त आता नीलम त्यांनी हे म्हटलेलंच आहे, रामदास भाई देखील आहेतच, त्याच्याकडे देखील अनेक अशी उदाहरणं आहेत. तानाजी सावंत आहेत, त्यांना देखील आपण विचारा. त्यानंतर अनेक असे शिवसेनेचे तिथे नेते मंडळी आहेत की ज्यांना ह्या गोष्टीचा प्रचंड त्रास झाला आणि अनेक शिवसैनिकांनी गेल्या 15-20 वर्षामध्ये ह्याच कारणामुळे अनेक शिवसैनिकांनी शिवसेना देखील सोडली. आणि म्हणून मला वाटतं आज अशा गोष्टी जेव्हा बाहेर येतात त्यावेळेला याच्यामध्ये तथ्य असल्याशिवाय अशा गोष्टी बाहेर येत नसतात. नीलमताईच्या भक्ताचे बॅरिकेडिंग करून तिकडे बंद करण्यात आले. नीलमताई ज्येष्ठ नेते उपसभापती विधान परिषद सुरक्षित वाढ करण्यात नीलमताईकडे सर्व बाजूनी आंदोलनं किंवा निदर्शनं केली जाते. सुरक्षित वाढ केली जाईल का नीलमताई? नाही, जर का गरज पडली तर नक्की सुरक्षेमध्ये वाढ केली जाईल. संबंधित अधिकारी आहेत त्यांच्याशी मी देखील चर्चा करेन. तसं नीलम गोऱ्हेंनी जे वक्तव्य केलं होतं मर्सिडीज संदर्भात, त्या वक्तव्याला घेऊन शिवसेनेमध्ये कुठेतरी अंतर्गत नाराजी आहेत का? नीलमताईवरती काही शिवसेनेचे नेते नाराज आहेत का? अशी चर्चा निघली की नीलमताईंनी असं वक्तव्य नव्हतं करायला पाहिजे होतं त्या प्लॅटफॉर्मवर. नाही, अशी कुठली नाराजी माझ्यापर्यंत तरी ती माहिती नाही आहे. परंतु जे काही नीलमताईंनी सांगितलं त्याच्यामध्ये तथ्य देखील आहेत आणि ती तथ्य आपल्या डावळून देखील चालणार नाही. नाही बघा, आता ते डिटेलमध्ये मी आज जाणार नाही. परंतु ज्यांनी हे गिफ्ट दिलेले आहेत मला वाटतं आपण त्यांना विचारलं जास्त बरं होईल. सर, मत्स्य चौकमध्ये आज जन आंदोलन सुरू होत आहे. संतोष देशमुखच्या विरुद्ध अन्न त्याग सुरू करणाऱ्या कसं बघताय? हे बघा, जे कोण फरार आरोपी आहेत त्यांना तर पकडलं गेलं पाहिजेच. आणि जे कोणी आरोपी आहेत ह्याच्यामध्ये माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी पहिल्याच दिवशी तिथे स्टेटमेंट दिलेलं आहे, आदेश दिलेले आहेत की जे कोणी आरोपी ह्याच्यामध्ये सापडतील त्यांच्यावरती कडक कारवाई ही केली जाईलच. कुठेही याच्यामध्ये राजकारण येणार नाही, कुठेही याच्यामध्ये पक्षपात होणार नाही. संतोष देशमुखांच्या कुटुंबियांना 100% न्याय द्यायचं काम हे आमचं सरकार करेल. दुसरीकडे पीए आणि याच्या संदर्भात संजय राऊतांनी आज महत्त्वाचं वक्तव्य केलेलं आहे. ते म्हणतात की फिक्सर पीए आणि ओएसडी यांची यादीच शिंदे गटाकडे आहे आणि ती मुख्यमंत्र्यांनी खुलासा करावी त्या संदर्भातली. नाही, नक्की त्यांचं स्टेटमेंट काय आहे मला माहिती नाही. परंतु ज्यावेळेस महाविकास आघाडी होती आणि त्यावेळेस पोलिसांच्या बदल्यांमध्ये 100 कोटी घेतले गेलेत, असे ज्यावेळेला शिवसेनेच्या तत्कालीन मंत्र्यांवरती ज्यावेळेला आरोप झाले मग त्यावेळेला संजय राऊत साहेब कुठे होते? त्यावेळेला त्यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये जे काही त्यांचे ओएसडी होते, त्यांचे पीओ होते, व त्यांची स्क्रुटिनी त्यावेळेला त्यांनी केली होती का? मला वाटतं हे आमच्याकडे एक बोट दाखवताना 3 बोट हे स्वतःकडे आहे ह्याचं त्यांनी भान ठेवलं पाहिजे. सर, इतिहास संशोधक इंद्रजित सावंतांना धमकीचा फोन आलेला आहे. इतिहास संशोधक इंद्रजित सावंत यांना धमकीचा एक फोन आलेला आहे. मी माहिती घेतो या बाबतीमध्ये, मला अजून त्याची माहिती नाही. त्याच्यामध्ये त्यांनी ब्राह्मणांच्या विरोधी वक्तव्य केल्यामुळे थेट असा तिथे मारण्याची धमकी दिलेली आहे. या बाबतीत गृहमंत्र्यांनी सुद्धा चौकशी करू आवाज करून म्हटलं गंभीर बाब आहे का? चित्रपटाच्या बाबतीत एका तज्ज्ञाला इतिहास संशोधन अशा पद्धतीचा फोन येणं, भले तो यायचा जरी असेल तरी असा फोन येणं कायदेशीर सुद्धा मोठं लूपहोल असेल.
नाही बघा, मला अजूनपर्यंत त्याची कुठली माहिती नाही. मी माहिती घेऊन जर का अशा पद्धतीने कोणी जीवे मारण्याची धमकी किंवा त्या व्यक्तीला नक्की जर का असं कुठलं वक्तव्य केलं गेलं असेल त्या व्यक्तीच्या बाबतीमध्ये, तर पुढची कारवाई ही कायदेशीर कारवाई केली जाईल. सर, स्वराज्य रक्षक संभाजी सिरियलचं शेवट दाखवण्याच्या वरती माझ्यावरती आणि माझ्या टीमवरती दबाव होता आणि तो विशिष्ट पद्धतीने दाखवावा असाही दबाव होता, असा फोकसवर खासदार अमोल कोल्हे. नाही बघा, आता त्यांनी कुठल्या आधारे हे स्टेटमेंट केलं याची मला कुठली कल्पना नाही. परंतु अशा पद्धतीने ज्या वेळेला छत्रपती संभाजी महाराजांचा इतिहास दाखवणारा ज्यावेळेला चित्रपट येतो आणि स्वतःची प्रसिद्धी आता हळूहळू त्यांची कमी होत चाललेली आहे, म्हणून कदाचित पुन्हा लाईमलाईटमध्ये येण्याकरता त्यांनी स्टेटमेंट केलेलं असावं. त्याची पुष्टी मी करू शकत नाही. परंतु नक्कीच त्यांनी त्यांच्याकडे जी माहिती आहे त्यांनी ती सरकारला सादर करावी. ते मला त्याच्याबद्दल माहिती नाही. सर, महाराष्ट्र कर्नाटक वाद हा आधीपासूनच पेटत आलेला आहे. मात्र काही दिवसांपूर्वी आपल्या महाराष्ट्र एसटी कर्मचाऱ्याला तिथे काळा वगैरे फासला गेलेला आहे. काय नेमकी आता परिस्थिती आहे आणि महाराष्ट्र शासन नेमकं किती गंभीर आहे? नाही, महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री सन्माननीय प्रतापजी सरनाईक साहेबांनी मगाशी देखील या बाबतीमध्ये स्टेटमेंट दिलेली आहे. नक्कीच याच्यामध्ये गृह विभाग आणि परिवहन विभाग आम्ही एकत्र मिळून आपल्या महाराष्ट्र राज्यामधल्या प्रवाशांची आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांची कर्नाटकमध्ये जाऊन जर का तिथे अशा पद्धतीने अपमान होत असेल किंवा त्यांच्यावरती अशा पद्धतीने जर का हल्ले होत असतील, त्यांच्या प्रोटेक्शनची जबाबदारी नक्कीच आम्ही उचलू. खरं तर ती जबाबदारी कर्नाटक सरकारने घेतली पाहिजे, पण जर का ते सक्षम नसतील तर नक्कीच महाराष्ट्र सरकार हे त्यांना प्रोटेक्शन देण्यामध्ये सक्षम आहे. धन्यवाद. थँक्यू. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.